The thing I want to tell you guys is that the coming session is our last session, and that will be the end of the day one of IEEE Festival Student YPY Congress 2020. Day two will start at 12 p.m. tomorrow, and it will be end at the 4 p.m. tomorrow. So for the last session, our talk is about cyber security, and our guest speaker is none other than the treasurer of IEEE Faisalabad subsection, Mr. Muhammad Zubair Akhtar. So I humbly request you, sir, to please present the talk and also just conclude the whole day one of IEEE Faisalabad Student YPY Congress 2020. Assalamu alaikum. Can you people hear? Yes, the presentation is visible. Thank you. So you can start this session. Our today's session is about cyber security. मुझे बताया गया है कि हमारे पास टाइम कंस्ट्रेंट्स हैं, तो आई विल ट्राई कि मैं इसको एज सून एज पॉसिबल इन वेरी शॉर्ट स्पैन इसको कंप्लीट करूँ। साइबर सिक्योरिटी के बारे में हम तीन चार तरह से हम बातें करेंगे, तीन चार डिफरेंट व्यूज से हम इसको देखेंगे कि साइबर सिक्योरिटी होती क्या है और कैसे इम्पैक्ट क्या क्या इम्पैक्ट है इसके और इम्पैक्ट में क्या क्या लॉसेस हैं और फिर कौन साइबर सिक्योरिटी साइबर क्राइम्स में कोई इन्वॉल्व है और फिर हम देखेंगे कि इसकी प्रिवेंशन क्या हो सकती है और देन हम ये देखेंगे कि फॉर न्यू डील्स कि जैसे स्टूडेंट्स हैं वो अगर साइबर सिक्योरिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो कहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं और उनके लिए क्या कुछ है। तो माई इंट्रोडक्शन पहले से हो चुका है, मेरा नाम मोहम्मद जुबैर है और माइक्रोसॉफ्ट और इसी काउंसिल और कुछ दूसरे सिस्को हुआवे इस तरह की मेरे पास सर्टिफिकेशन हैं काफ़ी सारी और इन्हीं फील्ड्स में मैंने काम किया है। टचिंग अबाउट द साइबर सिक्योरिटी, सबसे पहले तो मैं आपको एक खुशखबरी सुनाऊँ कि यू हैव ऑलरेडी बीन हैक्ड एंड इट्स मैनी टाइम्स। बहुत दफ़ा आपके साथ ऐसा हो चुका होगा यकीनन, बहुत सारे टाइम तो आपको पता भी नहीं होगा कि हम हैक होते हैं। तो स्पेशली हम लोग यहाँ पे जो पायरेटेड सॉफ्टवेयर और क्रैक्स और दिस एंड दैट सारा कुछ आप लोग अप्लाई करते हैं तो उनमें बहुत सारे ऐसे हिडन सॉफ्टवेयर छुपे होते हैं जो आपको रेगुलरली आपको हैक करते रहते हैं। और आपको हैक करता कौन है, इसका भी जवाब सुन लें कि यू आर द फैसिलिटेटर एंड फाइनेंसर। आप खुद ही इसके रिस्पॉन्सिबल हैं और आप खुद ही इसके लिए प्लेटफॉर्म भी जो है वो टेक्निकल सपोर्ट भी आपको ही फाइनेंशियल टेक्निकल सपोर्ट भी आपको ही प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने अक्सर ये सुना होगा कि हमारे मोबाइल फोन्स हैं उनका कैमरा जो है वो हैकर्स ऑन कर देते हैं या उसकी वॉइस जो है या आपकी पिक्चर गैलरीज हैं या मैसेजेस हैं तो इनको हैक किया जा सकता है। सिमिलर विद योर लैपटॉप और उसके कैमराज और उसका डाटा और उस तरह से। तो ये सारी अफवाहें नहीं है, ये बड़ी हद तक हकीकत है
और ये इस लेवल की हकीकत है कि मैं आपको एक प्रोजेक्ट के बारे में बताता हूँ। प्रोजेक्ट का नेम है प्रोजेक्ट प्रिज्म। और ये जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट को लॉन्च बाय यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी NSA। NSA actually collects internet communications, or PRISM began in 2007 in the wake of the passage of the Protect America Act। ये एक्ट एक्चुअली पास हुआ था, ये पार्लियामेंट से हुआ था NSA ने USA की। और इन स्टार्ट ये एक हिडन प्रोजेक्ट था, लेकिन जब ये लीक हुआ तो फिर इसको लीगलाइज कर लिया गया। इट्स एग्जिस्टेंस वाज लीक्ड 6 years later बाय NSA कंट्रैक्टर एडवर्ड स्नोडेन का सब लोगों ने नाम सुना हुआ। तो स्नोडेन ने बेसिकली इस प्रोजेक्ट को लीक किया था, और इस प्रोजेक्ट में देखा कि इंटरनेट कम्युनिकेशन में है उनको इंटरसेप्ट किया जाता है। तो क्या चीज़ें हैं उनमें आपकी ईमेल है, आपकी चैट, वीडियो, वॉइस, स्टोर डाटा, वॉइस ओवर IP, और फाइल ट्रांसफर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, notifications, and whatever login activities, online social networking details, और स्पेशल रिक्वेस्ट। अगर NSA स्पेशल रिक्वेस्ट करती है तो इन चीज़ों के अलावा भी कोई डाटा किसी जगह पे है तो उसको कैप्चर किया जा सकता है और मॉनिटर किया जा सकता है। एंड NSA के अकॉर्डिंगली इट्स ऑल लीगल, उनके अकॉर्डिंगली। इस पे USA में भी बड़ा शोर मचा। USA की जो सिटीजन है उसको आप लोगों ने कॉम्प्रोमाइज कर दिया सारा कुछ, लेकिन उन्होंने कहा है कि हमें ऐसे करना है। और कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि आप देखें कि हमने एक बिग पिक्चर से स्टार्ट लिया है कि दुनिया में US सिटीजन्स जो हैं उनकी भी ये चीज़ें महफूज नहीं हैं, तो जो नॉन US हैं उन बेचारों का क्या हाल होता है। तो साइबर सिक्योरिटी में डेफिनेटली यही है कि डिजिटली आप लोगों की जो रिसोर्सेज हैं, आपका जो डाटा है, आपकी डाटा बेसिस हैं, वट एवर जो कुछ भी है आपका, और जो डिजिटल कम्युनिकेशन हैं, तो these all are not secure। और इसको उन्होंने कैसे किया, हाउ दे मैनेज्ड इट, के ये प्रिज्म प्रोजेक्ट है आपका, और इसमें हमने देखा कि ये चीज़ें आप ये लोग जो है वो पकड़ते हैं। और इसके लिए फिर इन्हें एक एक्ट बनाना पड़ा, द फॉरेन इंटेलिजेंस सर्वेलेंस एक्ट। तो ये एक्ट बनाया उन्होंने। अच्छा, इस एक्ट के अगेंस्ट फिर उन्होंने अपनी कोर्ट्स भी बना ली और उन्होंने अपने लॉज भी बना लिए। NSA नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी इसी के अंडर काम करती है, और ये सिग्नल इंटेलिजेंस एक्टिविटी डिज़ाइनर, इससे आपकी सर्टिफिकेशन वो टैप होती है, वो इंटरसेप्ट होती है। मतलब उन्होंने अपना सारा सिस्टम बना लिया। और अब ये डाटा कहाँ कहाँ से कलेक्ट करते हैं, अब ये देखें यहाँ से आपके पास AT&T अमेरिका का बहुत बड़ा नेटवर्क है, सेलुलर, वेरिज़ोन है, स्प्रिंट है, फेसबुक है, एप्पल है, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, याहू है, AOL, कोई पीछे रह गया। ये सारी कंपनीज NSA को डाटा जो है वो प्रोवाइड करती हैं। तो ये वो प्राइवेसी लोगों की जो है उसको ये चोरी करते हैं, उसको ये ज़बरदस्ती देखते हैं, और जिसको ये लीगल मानते हैं, तो कहते हैं कि ये लीगल। ये हमने बहुत एक बड़े लेवल से एक प्रोजेक्ट का जिक्र किया। इस तरह के ये सिर्फ USA का एक प्रोजेक्ट है, इसके अलावा बाकी और प्रोजेक्ट्स भी हैं दुनिया के। बहुत सारे लोगों ने कुछ सामने आए, कुछ सामने नहीं आए। वेल, फेसबुक दुनिया का सबसे बड़ा सोशल नेटवर्क, ये हैक हुआ था और 50 मिलियन अकाउंट्स वर कंप्रोमाइज्ड एंड 40 मिलियंस वर एट रिस्क। तो आप अंदाज़ा लगा लें, प्रोग्रामर्स अगर आप में कुछ हैं तो वो ये जान सकते हैं कि एक्सेस टोकन्स एक्चुअली जो हैं उनमें कोई प्रॉब्लम आई थी, और एक्सेस टोकन्स उनके लीक हो गए थे। उस वजह से 50 मिलियन अकाउंट्स जो हैं वो कंप्रोमाइज हो गए। और इसमें इवन मार्क का अपना फेसबुक अकाउंट जो है वो भी उससे इफेक्ट हुआ था। याहू ने ऑफिशियली कंफर्म किया था कि उनके 500 मिलियन अकाउंट्स जो वो हैक हुए थे। तो अब ये हम एक डिफरेंट अंदाज से देख रहे हैं। लाइक पहले तो हमने ये देखा था कि दुनिया का जो सबसे बड़ा मुल्क है वो
अपने लोगों का या दुनिया के लोगों का जो डाटा है, जो उनका पर्सनल डाटा है, उनके पर्सनल कम्युनिकेशन हैं या बिजनेस कम्युनिकेशन हैं, वो उसको एक्सेस कर रहे हैं और उन्होंने उसको लीगल भी कर लिया थ्रू कोर्ट एंड पार्लियामेंट। तो वो तो था स्टेट स्पॉन्सर्ड। अब यहाँ पे हम ये जो देख रहे हैं कि लाइक फेसबुक है, ये दुनिया का सबसे बड़ा सोशल नेटवर्क है, तो हु डिड दिस, और याहू के अगर 500 मिलियन अकाउंट्स हैक हुए हैं तो हु डिड दिस। कैस्पर स्काई एक सिक्योरिटी की बहुत बड़ी एजेंसी है और दे वर वर्किंग ऑन अ सिक्योरिटी प्रोजेक्ट, और इन्होंने ये क्लेम कर रहे थे कि हम वी आर डिजाइनिंग नेक्स्ट जनरेशन सिक्योरिटी आइडेंटिटी मैनेजमेंट पे ये लोग काम कर रहे थे। तो इनकी ये है तो पूरी की पूरी लैब जो है वो लैब ही हैक हो गई थी। तो यू कैन इमेजिन कि सिक्योरिटी कंपनीज जो हैं उनके साथ ऐसा हो रहा है। अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले भी एक बड़ी टॉप क्लास सिक्योरिटी कंपनी है जो साइबर सिक्योरिटी के सॉफ्टवेयर भी बनाती है, उनके वो टूल्स बहुत सारे चोरी हो गए थे अभी रिसेंटली। आपका बिटकॉइन ये भी हैक हो चुका है, और आपका जो है जो प्रीवियस यूएस का इलेक्शन था उसमें एक क्लेम्ड ब्लूमबर्ग की ये रिपोर्ट है कि 4 आउट ऑफ एवरी 5 यूएस स्टेट्स हैं उनमें रशिया ने जो है वो अपना काम दिखाया और उनके रिजल्ट्स हैं उनको चेंज किया क्योंकि वहाँ पे डिजिटल बैलेटिंग होती है। तो अब देखें मेन के जो साइबर क्राइम्स हैं वो किस किस तरह से दुनिया को इम्पैक्ट कर रहे हैं और कैसे कैसे किस किस एरिया में स्टेट स्पॉन्सर्ड भी हैं, दुनिया की बहुत बड़ी से बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको भी वो हिट कर रहे हैं, वो इलेक्शंस पे इफेक्ट कर रहे हैं इलेक्शंस को। आई क्लाउड हैक हुआ है और उसमें बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं, उनके प्राइवेट फोटोज जो है वो लीक हो गए थे। अब देख सकते हैं आपके आई क्लाउड कितना बड़ा नेटवर्क है और कितना सिक्योर है, लेकिन उसके वो लोगों जो डाटा लीक हुआ था वो लोगों के पास भी पहुंचा और लोगों ने वाकई इसको मतलब एज अ प्रूफ लोगों को पता चल गया कि वाकई ये सारा हैक हुआ था लीक स्टोरेज से। एक बहुत बड़ा जो है वो प्रॉब्लम हुआ था, उसका नाम था हार्ट ब्लीड। एक आप इसको कह लें कि एक अटैक हुआ था। तो ये बेसिकली दुनिया में जितनी भी नेटवर्क डिवाइसेस थी, बहुत सारे नेटवर्क डिवाइसेस बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से उनमें ये वल्नरेबिलिटी एग्जिस्ट करती थी। और वो क्यों करती थी, पहले मैं आपको ये बता दूं कि उसके बारे में एक्सपर्ट्स जो हैं वो ये कहते थे कि उन हार्डवेयर वेंडर्स को कहा गया था कि आपने जो हार्डवेयर डिज़ाइन करना है उसमें ये वाले कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो रखनी है, कुछ ओपन कोड्स आपने रखनी है, जहाँ से हैकर्स जो हैं वो आपकी डिवाइसेस के अंदर घुस सकें और वहाँ से जो भी वो करना चाह रहे हैं वो करें। तो अब आप ये सोच सकते हैं कि मैन्युफैक्चरर्स को कौन कह सकता है कि आपने अपने हार्डवेयर में ये वाले प्रॉब्लम्स रखने एग्जिस्ट करने। तो उसका नाम था एनी हाउ हार्ट ब्लीड। आप इसको आराम से ये भी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं, यू कैन इजीली गूगल है, इस पे पूरी पूरी डिटेल्स आप लोगों को भेजेंगे और ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पब्लिकली अवेलेबल है। तो यहाँ पे आप देखें ये कुछ कंपनीज हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, पिंटरेस्ट, गूगल, याहू, यूट्यूब और फ्लिकर, और ये सोशल मीडिया के हैं सारे, लिंक्डइन इवन, और फिर ईमेल्स में कुछ हैं जीमेल, याहू, GoDaddy, और फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में हैं ये बैंक ऑफ अमेरिका और फिर अदर पॉपुलर साइट्स में ड्रॉप बॉक्स हैं, अमेजोन है और इसी तरह कुछ और साउंड क्लाउड है। तो इनमें से अक्सर प्लेटफॉर्म्स जो हैं, अब इनको वेबसाइट्स तो नहीं कह सकते, ये तो बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, तो अक्सर इनमें से जो है वो इफेक्ट हुए थे और मिलियन और बिलियन ऑफ पीपल जो है दे वर इफेक्टेड। और यहाँ पे आप देखें कि जिस पे ये ग्रीन टिक है ना और ये नीचे ग्रीन लॉक है, ये इफेक्ट नहीं हुए, बाकी सारे इफेक्ट हुए। तो अब आप देख लीजिए कितनी बड़ी कंपनीज हैं, कितने सारे लोग हैं वो इफेक्ट हुए और क्या इफेक्ट हुआ था इसमें। तो यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि इनकी आइडेंटिटी और इनके डिजिटल कार्ड और इस तरह की चीज़ें और उनकी फाइल्स, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो इफेक्ट हुई। तो ये पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा
कह लें कि सिक्योरिटी इंसिडेंट हुआ था और इससे हज़ारों कंपनीज में वो मुतासर हुई और लाखों डिवाइसेस इससे मुतासर हुई। ओके, देन हमारे पास हम ये ईरान का न्यूक्लियर प्रोजेक्ट जो था उसको अमेरिका ने डिस्ट्रॉय किया था। इसके बारे में भी आपको बड़े आराम से डिटेल्स मिल जाएंगी। और अब देखें इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं साइबर वार। तो अब तो फ्यूचर की जो जंगें हैं वो साइबर वार्स होंगी मोस्ट प्रोबेबली। क्वाइट पॉसिबल कि आप लोग जो हैं वो ये जेट फाइटर्स और मिसाइल्स और ये वो इन चीज़ों पे पैसा खर्च करना कम कर दें और साइबर वेपन्स पे पैसा ज़्यादा खर्च हो। और आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि यूएसए में, चाइना में उनकी साइबर आर्मीज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं और वहाँ वो लोग भर्ती करते हैं। एंड दे हैव बिल्ड साइबर वेपन्स और वो साइबर वेपन्स दूसरे मुल्कों पे अटैक करते हैं, उससे दूसरे मुल्कों के फाइनेंशियल सिस्टम्स और पता नहीं क्या क्या चीज़ें जो है वो तबाह बर्बाद कर सकती हैं। और यहाँ पे उसकी एक एग्जांपल हमने देखी है, तो ये देखें कि पूरे का पूरा न्यूक्लियर प्लांट जो है वो डिस्टेबल कर दिया। और ऐसे ही एक कोरिया ने भी अटैक किया था सोनी नेटवर्क पे और उनकी बहुत सारे दिन 17 डेज तक उनकी सर्विसेज जो है वो बंद रही। दिस इज़ वेरी मच इंटरेस्टिंग। 2001 में साइबर क्राइम्स के जरिए होने वाला जो लॉस था दैट वाज $17.8 मिलियन। वर्ल्ड वाइड ये एक फिगर है। और इसको अगर हम 2001 को कंपेयर करें 2019 के साथ, तो ये हमारा जो है 3,500 मिलियन यूएस डॉलर्स। तो इतना लॉस जो है वो पूरी दुनिया को साइबर क्राइम्स के जरिए उठाना पड़ा है 2019। तो अब ये इसको मैंने ऐसे ही कैलकुलेट किया अभी आज ही थोड़ी देर पहले 2001 से लेके 2019 तक। तो आप देख सकते हैं कि आप देखें कि ये कितने परसेंट है। 19,600 टाइम्स जो है वो इंक्रीमेंट है इन 19 ईयर्स। तो आप देख सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा जो है वो इसका जो इंक्रीमेंट है और ये अनबिलीवेबल है आप कह सकते हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा जो प्रिडिक्ट किया जा रहा है, ये नीचे सोर्स भी मैंने दिया हुआ, बाय 2025 एनुअली कितना लॉस होने जा रहा है दुनिया का साइबर क्राइम की वजह से। 10.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर जो है वो दुनिया का नुकसान हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि दुनिया में अगर जंगे लग जाएं तो इतना नुकसान नहीं हो रहा जितना अभी साइबर क्राइम्स की वजह से होने जा रहा है या साइबर वार्स की वजह से होने जा रहा है। तो ये सारी बातें और ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने पेश करने का मकसद ये है कि आप लोगों ने और दुनिया में दूसरे लोगों ने अगर वो चाहते हैं कि इस लॉस से बचा जाए तो फिर क्या होगा। जस्ट अ सेकेंड। Daniel Hussain is requesting to annotate the shared content. अभी मैं डिक्लाइन कर रहा हूँ लेटर ऑन। जी सर, काइंडली डिक्लाइन कर दें। ओके, तो आप लोग यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि इस लॉस से अगर आप चाहते हैं कि आप भी बचें और दुनिया भी बचे, तो पूरी दुनिया में बहुत सारे सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स जो साइबर सिक्योरिटी के प्रोफेशनल्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो हमें क्रिएट करने पड़ेंगे। और वो क्रिएट होंगे तो देन हम ये 10.5 ट्रिलियन डॉलर्स को हम कम कर सकते हैं। ख़त्म तो नहीं कर सकते, इसको कम कर सकते हैं। तो ये अगेन आसान लफ्ज़ों में मैं दोबारा फिर ये कहने जा रहा हूँ कि दुनिया में हज़ारों और लाखों की तादाद में साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स के लिए जॉब्स जो हैं वो निकल रही हैं और निकलने वाली हैं। और इसके बड़े न्यू कोर्सेज आ रहे हैं और बड़ी न्यू ट्रेनिंग्स आ रही हैं बिल्कुल लेटेस्ट ट्रेंड्स को देखते हुए। तो मैं आप लोगों को इनकरेज करूँगा कि आप साइबर सिक्योरिटी को एज अ कैरियर जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं।
वेल, टॉप 20 कंट्रीज जिनमें साइबर क्राइम्स हैं, यूनाइटेड स्टेट्स इज ऑन टॉप। ये थोड़ी पुरानी है मेरे पास स्लाइड, लेकिन ये 23% है। अभी इसको मैंने चेक किया था तो ये 26 या 28% पे चला गया। और चाइना जो है वो 9% पे है, और बाकी इसी तरह जर्मनी 6% पे इस तरह। तो कुछ अदर सोर्सेज जो हैं वो रशिया को टॉप पे लेके जा रहे हैं कि रशिया में ज़्यादा, लेकिन एनी हाउ इट्स टू मच। अच्छा, फिर देर आर सम लाइव प्लेटफॉर्म्स जहाँ से आप इन चीज़ों को लाइव मॉनिटर भी कर रहे हैं। सपोज अगर आप गूगल करते हैं डिजिटल अटैक मैप को, तो आपके पास ये स्क्रीन आएगी। इस पे जो अटैक्स हो रहे होते हैं आप उनको लाइव देख सकते हैं। लाइव यूनाइटेड स्टेट्स से जो चाइना की तरफ जा रहे हैं, जो चाइना से ओरिजिनेट हो रहे हैं, जो ब्राज़ील से ओरिजिनेट हो रहे हैं, तो ये कम ज़्यादा होते रहते हैं। और इनकी इंडेक्सिंग जहाँ लेफ्ट साइड पे दी हुई है, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं लगा, मैं आपको ये लाइव दिखाता ये चीज़ें। लेटर ऑन पीपल कैन ब्राउज इट डिजिटल अटैक मैप के नाम से। एंड अदर सोर्स इज नॉर्स, आप इसको भी स्टडी कर सकते हैं। इसमें भी पूरी दुनिया में जो अटैक्स हो रहे हैं, लाइक यहाँ पे देखें ना, अटैक ओरिजिन्स, कहाँ से ओरिजिन हो रहा है, और अटैक की टाइप क्या है, और अटैक टारगेट क्या है, और लाइव अटैक्स और उनमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं, ये सारे आईपीस वगैरह उनके सिस्टम्स हैं। ये दुनिया में जो ऐसे सिस्टम बने हुए हैं जो अटैक्स को मॉनिटर करते हैं, ये उनकी एक्चुअली रिपोर्टिंग है। तो साइबर सिक्योरिटी में आपने किस चीज़ को प्रिवेंट करना है? वेल, अब तो ये इसमें कोई लिमिट ही नहीं रह गई। अब तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स का तो ज़माना है, इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग का ज़माना है। आपकी हर चीज़ इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो जाए या कनेक्ट हो जाएगी, और आपने हर चीज़ को प्रिवेंट करना है। आपने मोबाइल फोन, अब तो आपकी लाइट्स जो है वो इंटरनेट से ऑन ऑफ हुआ करेंगी, और आपके कैमराज, आपके क्लॉक्स और व्हाट एल्स, ठीक है, हर चीज़ आपके इंटरनेट से कनेक्ट होगी। तो आप इतनी सारी चीज़ों को कैसे कंट्रोल करेंगे, उनको कैसे सिक्योर करेंगे? यू हैव टू डू दिस, ठीक है। तो कैसे करेंगे, ये चीज़ें भी आ जाएंगी, बट यू हैव टू डू दिस, अदरवाइज तो आप रेडी रहें, यू विल बी हैक। मतलब इस तरह की सूरत हाल, एक कम्प्लेक्स सूरत हाल आपको नजर आ जाएगी। थिंग्स आर कनेक्टेड एंड थिंग्स आर कनेक्टेड एंड थिंग्स आर कनेक्टेड, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। दुनिया में मिलियंस और ऑफ बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ डिवाइसेस हैं, वो चूँकि इंटरनेट के जरिए कनेक्ट होंगी। और अब आगे चूँकि 5G भी आ रहा है, 5G तो है ही इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए, इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग के लिए। तो यू कैन इमेजिन कि बिलियंस ऑफ द डिवाइसेस आपके पास नेटवर्क पे हैं। और अब इतनी ज़्यादा डिवाइसेस हैं तो सिक्योरिटी क्या करेंगे, किस किस को सिक्योर करेंगे? तो मीन्स देयर आर लॉट ऑफ विक्टिम्स इन द वर्ल्ड। हम बातों को अगर मीनिंगफुल बनाएं थोड़ी सी, तो क्या क्या चीज़ें हैं इंटरनेट पे जो आपके पास अवेलेबल होंगी? आप देखें, अल्ट्रासाउंड, रेडियोस, RFIDs, मैग्नेटिक चीज़ें हैं, इलेक्ट्रिक हैं, और लीड्स, लेवल्स, और फोर्स, लोड, प्रेशर, टेम्परेचर, ये कितने सारे सेंसर्स हैं, केमिकल, गैस, और पोजीशन और प्रॉक्सिमिटी, वाइब्रेशंस। अब देखिए ना, एक पोजीशन, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है, अगर किसी का अगर वो हैक हो जाता है तो लोगों को गलत पोजीशंस जो हैं वो बताई जा रही हैं या मिसगाइड किया जा रहा है, तो यू कैन सी द इम्पैक्ट के क्या हो जाएगा। दुनिया में तो अब ऑटोमेटेड गाड़ियाँ आ रही हैं, और दुनिया तो ये बातें कर रही है कि हम ऑटोमेटिक जो है वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाएंगे, और वो सारा ये GPS पे बेस कर रहा होगा। लेकिन अगर वो GPS जो है उसमें एरर आने शुरू हो जाते हैं, तो यू कैन इमेजिन के क्या हो जाएगा, उलट पुलट हो जाएगी सारी। उसी तरह और बहुत सारी चीज़ें, ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर है, वाटर है। आपके किसी बिल्डिंग में आग लग गई है, लेकिन वो सेंसर हैक है, वो आगे रिपोर्ट नहीं कर रहा, तो ऑटोमेटेड सिस्टम आपके कुछ नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो ये इतनी सारी चीज़ें हैं जो सारी इंटरनेट से कनेक्टेड हैं। साइबर सिक्योरिटी की इन सब को जरूरत है। तो मैं आपको बेसिकली ये बता रहा हूँ कि साइबर सिक्योरिटी आपने अप्लाई कहाँ पे करनी है। अच्छा, अब यहाँ ये जो पिक्चर है इसको दो तरह से देखा जा सकता है। एक तो ये है कि अटैकर्स आपको अटैक कहाँ पे करते हैं।
और दूसरा ये है कि आपने सिक्योर कहाँ से करना है, तो एग्जैक्टली आपने उसी चीज़ को सिक्योर करना है जहाँ पे अटैकर्स अटैक करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सेंसर्स हैं जहाँ पे अटैकर्स हैं वो अटैक करेंगे। और ये चूंकि नेटवर्क पे हैं, तो नेटवर्क में आप सब लोगों ने ये 7 लेयर्स का कंसेप्ट देखा होगा कि फिजिकल, डाटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट। तो इन सारी लेयर्स पे जो जो भी लेयर है उस पे जो जो भी सर्विसेज हैं, जो जो प्रोटोकॉल्स हैं जो चल रहे हैं, आपने उन सबको सिक्योर करना है। अगर उनमें से कोई भी चीज़ जो है वो सिक्योर नहीं है, तो अटैकर्स हैं वो आपके नेटवर्क्स में, आपकी डिवाइसेस में, आपकी डेटाबेसेस में, आपके सर्वर्स में, और आपके फायरवॉल्स में, आपके राउटर्स में, आपके स्विचेस में, आपके वाईफाई सिस्टम में वो घुस सकते हैं। सिंपल। तो वेयर टू हिट और वेयर टू सेव, ठीक है, किस चीज़ को आपने सेव करना है। आप ये देख रहे हैं कि इतनी सारी चीज़ें होती हैं साइबर सिक्योरिटी में जिनको आपने सेव करना है। अपने वॉइस को सेव करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स को सेव करना है, अपने वेब सर्वर को, ईमेल को, और डिवाइसेस को, आईपीस को, किस चीज़ को। और वेल, जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं वो बड़े स्मार्ट लोग होते हैं और वो बड़े शार्प माइंडेड होते हैं, बड़े सीन होते हैं। लाइक आप ये देखें हाउ ऊबर वर्क, ऊबर कैसे काम करता है, उनका एप्लीकेशन सिस्टम, ये उसका एक आप लोगों के पास जो है वो एक डायग्राम है, वर्क फ्लो है, कैसे कैसे काम करता है, इन्फॉर्मेशन कहाँ से किधर हो जाती है, क्या होता है। तो इस सिस्टम में उन्होंने देखना है कि वीक पॉइंट कौन सा है और कहाँ से उन्होंने इसको कॉम्प्रोमाइज करना है, तो इसको बड़ा थारोली स्टडी करते हैं। तो इस तरह के सिस्टम्स, ये तो मैंने एक आपको एग्जांपल दिए, तो जिस चीज़ को भी उन्होंने फोकस करना है। तो अगेन, और जो सिक्योर साइड पे सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स हैं उन्होंने भी इसको रीथिंक करना है अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, और इसको री सिक्योर करते हैं। प्रोसेस क्या अप्लाई होते हैं अगर आप लोग इस फील्ड में आते हैं, और अगर आप लोग सिक्योरिटी प्रोफेशनल बनते हैं, तो जिसकी एक एग्जांपल है एथिकल हैकर्स। तो सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स बेसिकली करते क्या है, उनकी जॉब क्या होती है कि लाइक अब स्टेट बैंक है, उसने कोई सर्विस बनाई है पाकिस्तानी लोगों के लिए, तो इससे पहले कि वो सर्विस को ऑनलाइन कर दें, ऑफर कर दें, वो सिक्योरिटी प्रोफेशनल से कांटेक्ट करते हैं या एथिकल हैकर से कांटेक्ट करते हैं और उनको कहते हैं कि ब्रेक आवर सिस्टम। और ब्रेक आवर सिस्टम का मकसद ये होता है कि वो टेस्ट कर लें कि हमारा सिस्टम कहीं वाकई में ब्रेक तो नहीं हो रहा, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो सिक्योरिटी प्रोफेशनल उसको चेक करते हैं। कैसे चेक करते हैं, सबसे पहले तो उनको परमिशन मिलेगी स्टेट बैंक की तरफ से। ये नहीं हो सकता है कि वो विदाउट परमिशन किसी के सिस्टम्स को चेक करना शुरू कर दें, तो ये हैकिंग में आ जाएगा, ये साइबर क्राइम में आ जाएगा। और फिर आप जो है वो कुछ रिकॉनेसेंस करते हैं, मेन बेसिक इंफॉर्मेशन गेट करते हैं, आप स्कैन करते हैं उनके सिस्टम्स को, उनके नेटवर्क्स को स्कैन करते हैं, उनके सर्वर्स को, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, वेब सर्वर डिवाइसेस पे कौन सा चल रहा है, ईमेल सर्वर कौन सा चल रहा है, यूजर्स कौन से हैं, तो वट एवर जो चीज़ भी आपके हाथ आती है, और जहाँ से भी आपको वीक पॉइंट मिलता है आप घुस सकते हैं। तो यू एक्चुअली गेन एक्सेस, और गेन एक्सेस करने के बाद फिर एस्केलेशन ऑफ प्रिविलेजेस करते हैं कि अपना जो एक्सेस लेवल है, जो परमिशंस हैं आपकी, आप उसको रेज करते हैं, उसको बढ़ा लेते हैं। तो जब बढ़ा लेते हैं तो उसके बाद फिर क्या ये वन टाइम एक्टिविटी थी आपकी, या आप चाहते हैं कि आपके पास एक्सेस रहे, आप हफ्ते बाद दोबारा भी आ सकते हैं, महीने बाद दोबारा भी आ सकते हैं। तो यू एक्चुअली ट्राई टू मेंटेन एक्सेस, ये सिस्टम में आपने बाद में भी आना है। और यू ऑलवेज ट्राई कवरिंग ट्रैक्स एंड प्लेसिंग बैकडोर्स। कवरिंग ट्रैक्स का मतलब ये है कि आपने कोई ऐसा काम किया है जिसके लॉग्स वगैरह क्रिएट हो गई, तो आपने इनको डिलीट करते जाना है ताकि किसी को पता ना चले कि यहाँ पे कोई एक्टिविटी हो गई। और बैकडोर्स का मतलब है कि आपने कल को दोबारा भी वापस आना है, तो सपोज आप वहाँ पे कोई हिडन यूजर क्रिएट कर देते हैं, और जब भी आप दोबारा कनेक्ट करते हैं तो आप अपने न्यू वाले हिडन यूजर के साथ कनेक्ट, और फिर आप रिपोर्टिंग करते हैं। वेल, आपने उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स फाइंड किए, तो बीइंग अ सिक्योरिटी प्रोफेशनल तो आप उसको प्रॉपर रिपोर्ट करके प्रेजेंट करते हैं जी कि आपके सिस्टम में ये 2, 4, 10 प्रॉब्लम्स हैं, इनको पैच करें, अदरवाइज हैकर्स हैं वो इसको हैक करें। तो आप जब कोई सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स इस काम को स्टार्ट करते हैं तो परमिशन से लेके, तो कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, दैट ऑर्गेनाइजेशन इज इन ग्रीन मोड।
तो जैसे जैसे वो लोग आगे को मूव करते रहते हैं अगली स्टेजेस में, तो रिस्क बढ़ता जाता है। तो जहाँ तक अगर कोई बंदा यहाँ तक पहुँच सकता है, तो इसका मतलब ये है कि बिल्कुल भी कोई सिक्योरिटी वगैरह नहीं है वहाँ पे। सिक्योरिटी जो है तो वो एक बिग कंसर्न है, तो उसको देखना चाहिए। वेल, अब यहाँ पे कुछ ये जो हमने एग्जांपल्स लिए कि रिकॉग्निसेंस वगैरह और स्कैनिंग वगैरह, ये थोड़े से पहले जो एक दो स्टेप्स हैं उनको अगर हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। लेकिन सिंपली क्या किया जाता है कि लाइक मैंने ये IEEE.org उसको हुइज किया है, हुइज लुकअप, तो उसके बारे में ये सारी इंफॉर्मेशन के इसकी डोमेन का नेम क्या है और कहाँ पे रजिस्टर हुई, कौन से सिटी में है, कौन से कंट्री में है, उनका फ़ोन नंबर, ईमेल वगैरह ये क्या है, इस तरह की बेसिक इंफॉर्मेशन। और देन हमने NS लुकअप किया है। NS लुकअप पे आप जो भी जिस चीज़ के बारे में भी पूछते हैं, लाइक IEEE.org के बारे में मैंने पूछा, तो उसका जो भी पब्लिक IP है वो हमें मिल जाएगा। और अगर हम ट्रेस आउट करते हैं इसी को, तो हमारे सिस्टम से या आपके सिस्टम से लेके और जो IEEE तक दरमियान में जितने भी राउटर्स हैं, तो सारे राउटर्स के IPs आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो आपको हो सकता है दरमियान में कोई ऐसा राउटर हो, कोई ऐसी डिवाइस हो जिसकी सिक्योरिटी कमज़ोर है और वहाँ से अगर डेटा गुजर रहा है तो आप उसको कैप्चर करें। ये वही अनदर वे, ग्राफिकल वे कि आपके सिस्टम से लेके और एंड सिस्टम जिसको आप टारगेट कर रहे हैं उसके दरमियान में कितने राउटर्स हैं, अगर आप देखना चाहें तो इनका हॉप भी कहते हैं, HOP हॉप। ये एक और टूल है Nmap। ये एक्चुअली वो टूल्स हैं जो सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स यूज़ करते हैं, और ये बिल्कुल बिगनर लेवल की चीज़ें हैं जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। तो यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि वो ट्रेसर अगेन ट्रेस राउट में कौन कौन से IPs हैं, और यहाँ से हमें ये भी पता चल रहा है लाइक हमने ये जिस डिवाइस के बारे में प्रोब करने की कोशिश की है, तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि ये जो डिवाइस है, जो IP हमने दिया है, दैट इज अ राउटर। ये देखिए, और ये सिस्को एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम इसके अंदर चल रहा है, OSCP। और ये देखें ASR 9010 राउटर इसका मॉडल है, ठीक है। और OS की डिटेल्स क्या है, ASR 19010 राउटर दिस वन, और ये 9 हॉप्स आपसे दूर है। ये बिल्कुल बेसिक लेवल की चीज़ें हैं। अगर हम इससे एडवांस लेवल के टूल्स देखते हैं तो हमें मज़ीद इंफॉर्मेशन जो है वो मिल सकती है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप जाते हैं, किसी नेटवर्क में एक टूल है दैट इज एंग्री IP स्कैनर। तो यहाँ मैंने सपोज आप वाईफाई से कनेक्ट है वहाँ पे या किसी भी तरीके से, तो ये स्टार्ट IP मैंने दिया है, ये एंड IP दिया है, और आप इसको स्टार्ट करते हैं तो आपके पास सारे IPs की डिटेल आ जाती है। वहाँ पे जितनी भी डिवाइसेस लगी हुई हैं उनकी डिटेल आ जाती है। लाइक यहाँ पे ये राउटर है, ये सिस्टम ऑन है, और फिर यहाँ पे सिस्टम ऑन है, ये सिस्टम ऑन है, और इनकी सारी डिटेल्स, ये कोई एंड्रॉइड मशीन है और ये कोई कंप्यूटर है, देयर आर अदर टूल्स, और इसकी भी फर्दर इंफॉर्मेशन इसी टूल से भी हमें मिल सकती है। दिस इज अनदर टूल, इसको हम वायर शार्क बोलते हैं, और ये क्या करता है कि किसी भी कंप्यूटर से या किसी भी डिवाइस से में आने वाली ट्रैफिक और जाने वाली ट्रैफिक उसको ये बताता है। लाइक ये सोर्स IP कौन सा है, डेस्टिनेशन IP कौन सा है, प्रोटोकॉल IP, इसका प्रोटोकॉल कौन सा है, और उसकी जो डिटेल्स है वो क्या है, और नीचे उसकी फर्दर डिटेल्स भी, और यहाँ पे डाटा भी लिखा होता है यहाँ पे कि कौन सा डाटा आप जो है वो सेंड कर रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं पैकेट स्निफिंग, के नेटवर्क पे जो ट्रैफिक जा रही है आप उसको कैप्चर कर सकते हैं, और उसको वो जो पैकेट्स होते हैं उनको आप ओपन करके उसमें जो इंफॉर्मेशन है आप उसको रीड आउट कर सकते हैं। और ये भी आपको पता चलता है कि आपके सिस्टम से और डेस्टिनेशन, आपके सिस्टम से ट्रैफिक कहाँ जा रही है और कहाँ से ट्रैफिक आपके सिस्टम की तरफ आ रही है। तो पीछे हमने एग्जांपल ली स्कैनिंग की, आप वहाँ पे कोई इंटरनेट का कोई भी IP देंगे तो उसको स्कैन करके जो भी आपके पास टूल है आप उसकी रिपोर्ट ला देगा। लेकिन शौक में आपने हर IP को स्कैन नहीं करना। देयर आर IPs जिनको कभी भी स्कैन ना करें। लाइक यहाँ पे मैंने एक लिंक दिया है, यहाँ पे ऐसे IPs की लिस्ट है जिनको आपने कभी भी स्कैन नहीं करना। फॉर एग्जांपल, अगर आप कहें कि मैं आप वही हमने जो है वो नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी USA की इसकी एग्जांपल लिए, आप अगर उनके IPs को स्कैन करेंगे तो ज़्यादा चांसेस हैं
कि आप बगैर वीज़े के ही अमेरिका में। ओके, जहाँ तक हमने एक दो डायमेंशंस देखी हैं साइबर सिक्योरिटी की, अब यहाँ पे हम एक डिफरेंट जो है एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको देखने लगे हैं। सरफेस वेब क्या होती है, जिसको आप गूगल करते हैं, बिंग करते हैं, विकिपीडिया पे जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। डीप वेब क्या चीज़ है, ये वेब का वो पार्ट है जो पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। लाइक कोई यूनिवर्सिटी है, उसके स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट अपना यूज़र नेम और पासवर्ड देके लॉगिन होता है और वो अपने पोर्टल में जाके अपना रिकॉर्ड जो है वो चेक कर सकते हैं, अकेडमिक इन्फॉर्मेशन, मेडिकल रिकॉर्ड और इस तरह का। ये जनरल गूगल सर्च में नहीं आती, इसके लिए लॉगिन होना पड़ता है। एंड व्हाट इज डार्क वेब? तो डार्क वेब में क्या है या डीप वेब क्या है, उसमें आपके पास बेसिकली इलीगल इंफॉर्मेशन और ड्रग्स का कारोबार हो सकता है, वहाँ पे हो रहा हो, वहाँ पे वेपन्स बिक रहे हो, वो हमारे ना सर्विस वेब में है ना डीप वेब में है। उसके लिए डिफरेंट किस्म की टेक्नोलॉजीज, डिफरेंट किस्म के ब्राउजर्स और चीज़ें यूज होती हैं। तो साइबर क्राइम्स का मेजर पार्ट जो है वो डार्क वेब है। ये जो स्लाइड है ये बड़ी कॉम्प्लेक्स ही है, लेकिन इसको मैं इन शॉर्ट कोशिश करता हूँ कि टीयर वन में जो अटैकर्स होते हैं वो बिल्कुल बेसिक लेवल पे होते हैं, स्क्रिप्ट किडीज जो स्टार्ट लेते हैं यहाँ से। और ये किस तरह के अटैक्स कर सकते हैं, ये फिशिंग के अटैक्स, वायरसेस, डीएनएस अटैक्स, इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। और ये कैसे रोके जा सकते हैं, इनके लिए एंड पॉइंट्स या एंटी वायरसेस वगैरह या फायरवॉल वगैरह लगा दें तो ये रोके जा सकते हैं। और ये कैसे आते हैं, तो डाउनलोड फाइल्स वगैरह करें तो रन करें तो इससे लोग सफल हो सकते हैं। टीयर टू के जो अटैक्स हैं वो क्रिमिनल्स करते हैं और डिसग्रंटेड वर्कर्स का कहते हैं नाखुश लोग जो है आपके एम्प्लॉय और प्रोग्रामर्स। अच्छा, मुझे गाइड कर दीजिएगा अगर कोई टाइम की कंस्ट्रेंट हुई तो आई विल कट इट डाउन। और प्रोग्रामर्स जो हैं वो टीयर टू टाइप के अटैक्स हैं वो कर सकते हैं, उसमें बॉट्स हैं, डीडोस अटैक्स हैं। और ये कौन कर सकते हैं, कोडर्स, वर्कर्स वगैरह, स्मॉल बिजनेस पे ये इस तरह के अटैक्स अप्लाई होते हैं। और टीयर थ्री के जो टैक्स हैं उसमें क्राइम ग्रुप्स हैं, एक्टिविस्ट हैं, और इसमें कौन आपका टारगेट होता है, एग्जेक्टिव्स, की यूजर्स, इस तरह के लोग। और टीयर फोर के जो टैक्स हैं उसमें ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ग्रुप्स होते हैं और साइबर मिशनरीज होती हैं। और इसमें क्या होता है कि बैकडोर, क्रिप्टो, क्रैकिंग, एडवांस मालवेयर्स। और टारगेट इसमें इंटरप्राइजेज बड़े बड़े जो इदारे हैं और पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम, इस तरह की चीज़ें तैयार करते हैं। टीयर फाइव में अटैकर्स नेशंस, ग्लोबल 150 स्टेट्स, ये ज़्यादातर स्टेट स्पॉन्सर्ड होते हैं, ये स्टेट लेवल पे होते हैं। और इनमें क्या किया जाता है जी कि मल्टी स्टेज एक्सपर्ट्स वो किए जाते हैं और इसमें टारगेट किया होता है टेक्नोलॉजी, ग्लोबल 2000 एंटिटीज और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, लार्ज पर्सनल डाटा स्टोर, इस तरह की। और टीयर सिक्स में क्या होता है जी कि फुल स्पेक्ट्रम और हाई कैलिबर अटैक्स होते हैं और काउंटर इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज, ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज इसमें आती हैं। और टारगेट इसका क्या है, टेक्नोलॉजी या क्रिटिकल सिस्टम और पीपल टेक्नोलॉजी, इस तरह के लोग। तो मीन्स के डिफरेंट काइंड के साइबर क्राइम्स और साइबर अटैक्स हैं जो टीयर वन से लेके टीयर सिक्स तक हैं। और इट्स क्वाइट पॉसिबल कि टीयर वन से टीयर सिक्स तक पहुंचने में किसी बंदे को 5 से 10 साल भी लगते हैं। इसमें रिस्क लेवल्स क्या हैं, और लाइक यहाँ पे इसको अगर हम देखें तो आइडेंटिफाई रिस्क, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि क्या रिस्क एग्जिस्ट करता है। बीइंग सिक्योरिटी प्रोफेशनल आप लोगों ने ये देखना है। और एनालाइज रिस्क, रिस्क को एनालाइज करना है, उसका लेवल क्या है, एवेल्यूट रिस्क, ये क्या इम्पैक्ट कर सकता है, और उसको ट्रीट कैसे करना है। ये 3-4 चीज़ें होती हैं जो सिक्योरिटी प्रोफेशनल में देखनी होती हैं। और इसमें सिक्योरिटी अवेयरनेस और सिक्योरिटी मैट्रिक्स ये इन्वॉल्व हैं, इनकी कुछ डिटेल्स वगैरह है।
लेकिन अगर ये इतना सिंपल नहीं है, जब हम इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं, लाइक दिस वन इज द होलिस्टिक फ्रेमवर्क फॉर द बिजनेस प्रोसेस सिक्योरिटी ऑफ एनर्जी सिस्टम्स डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन एंड आईसीएस। तो इसको दो सेक्शन जिसके बनाए गए हैं, एक पे तो डोमेन रिक्वायरमेंट्स दी गई हैं और दूसरे में सॉल्यूशंस दिए गए हैं। अब देखें यहाँ पे जी सिक्योरिटी ऑफ इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम, जिसमें आपके पास सिक्योर इंडस्ट्रियल नेटवर्क्स हैं कि आपने अपने नेटवर्क्स को जो है वो सिक्योर करना है, और सिक्योर इंडस्ट्रियल एंड पॉइंट्स, और जो एंड पे जो डिवाइसेस लगी हुई हैं एंड यूजर या प्रोडक्शन मशीन, उनको आपने कैसे करना है। तो इंडस्ट्रियल नेटवर्क्स को आप कैसे सिक्योर करेंगे, आप उनकी सेगमेंटेशन करेंगे, और आप देखेंगे कि थ्रेट कंटेनमेंट उसमें क्या क्या लेवल है, जोनिंग उनकी करेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे, अलर्टिंग करेंगे, और अगर कोई वायरलेस डिवाइसेस हैं उनको देखेंगे, इंक्रिप्शन अप्लाई करेंगे। तो इसी तरह से आपके पास सिक्योरिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन हैं, सिक्योरिटी ऑफ एनर्जी सिस्टम्स हैं, और सॉल्यूशंस में आए तो स्टेक होल्डर एंगेजमेंट है। आपके पास क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक्स हैं, आपने देखी है कि हम किस तरह की इंक्रिप्शन इन पे अप्लाई कर सकते हैं। लेयर डिफेंस मॉडल है, उनको भी आपने देखने हैं कि आप उसको किस तरह से देखेंगे, और लाइक ये इट्स अ कंप्लीट फ्रेमवर्क। तो इसको अगर आप स्टडी करके किसी जगह पे अप्लाई करना चाहें तो आप कर सकते हैं। मीन्स कि ये इतना सिंपल नहीं है कि आपने कोई एंटीवायरस इंस्टॉल कर दिया तो आपके मसाइल हल हो गए। इसमें पूरे पूरे अब फ्रेमवर्क्स हैं जिनको स्टडी करके, और उसमें अगेन आगे डिफरेंट डोमेन्स हैं, मुख्तलिफ लोग हैं जिनके साथ आपको काम करना पड़ेगा। सिक्योरिटी में क्या चीज़ें आती हैं, लाइक आपके पास पेरीमीटर सिक्योरिटी होनी चाहिए, आपके पास नेटवर्क सिक्योरिटी होनी चाहिए, एंड पॉइंट सिक्योरिटी होनी चाहिए, एप्लीकेशन सिक्योरिटी होनी चाहिए, डाटा सिक्योरिटी होनी चाहिए, और इसमें आपके पास पॉलिसी मैनेजमेंट है, प्रिवेंशन में अगर आप देखें, और ऑपरेशंस में आप देखें तो मॉनिटरिंग एंड रिस्पॉन्स है। तो ये इतनी सारी चीज़ें हैं, और इसमें आपके पास पेरीमीटर फायरवॉल्स हैं, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम्स एंड इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम्स हैं, और सिक्योर डिमिलिटराइज्ड जोन्स हैं आपके पास। आप नेटवर्क्स को अलग अलग करते हैं, उनके सेगमेंटेशन करते हैं, हनी पॉट्स बनाते हैं, डाटा लॉस प्रिवेंशन, उसके लिए आप बहुत सारी पॉलिसी वगैरह अप्लाई करते हैं। आपने अपनी नेटवर्क को सिक्योर करना है, वॉइस ओवर आईपी को, इनलाइन पैचिंग को, वेब्स को, प्रॉक्सी को। एंड पॉइंट का मतलब है कि आपकी एंड डिवाइसेस हैं, एप्लीकेशन में आपके ऐप्स हैं, डाटा बेसिस हैं, डाटा में आपके पास आइडेंटिटी सिस्टम्स हैं, ठीक है। ऐसे ही आप देखें ऑपरेशन में भी दे हैं, आपको बहुत सारी पॉलिसीज जो हैं वो इम्प्लीमेंट करना पड़ती हैं। आईटी सिक्योरिटी गवर्नेंस, सिक्योरिटी पॉलिसीज एंड कंप्लायंस, सिक्योरिटी आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन। तो ये देखने में लगता है एक जैसी चीज़ें हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस है, ठीक है। और इन चीज़ों पे काम करने की जरूरत है। पेनिट्रेशन टेस्टिंग है, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आप ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं, और आप सिक्योरिटी प्रोफेशनल से सिक्योरिटी एक्सपर्ट एंड उससे आगे आप जा सकते हैं। कोई एक इदारा नहीं है जो सिक्योरिटी में आपको हेल्प आउट करे। लाइक अब हम यहाँ पे पहुँच गए हैं कि अगर कोई बंदा कहता है कि मैं सिक्योरिटी में जाना चाहता हूँ तो मैं कहाँ जाऊँ, तो देयर आर ट्रेनिंग्स अवेलेबल। बहुत सारी कंपनीज हैं जो ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करती हैं, जो ऑफर करती हैं। आप सिस्को में जा सकते हैं, सिस्को की ट्रेनिंग है, CCNA सिक्योरिटी है, CCNP, CCIE है, और फिर आपका CEH है, ये बहुत बड़ा एक प्लेयर है, उसमें पेनिट्रेशन टेस्टिंग है, और उसमें एथिकल हैकिंग है, सिक्योरिटी ऑडिटिंग है, सीजा बड़ी ज़बरदस्त एक सर्टिफिकेशन है, और एडवांस जनरल सिक्योरिटी है। आपके पास ISO की ट्रेनिंग है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है, SSCP और CISM। मीन्स अ वाइड स्पेक्ट्रम इज अवेलेबल। आप यहाँ पे कॉम्पिया सिक्योरिटी है, आप देख सकते हैं कि आपको किधर को जाना है और कैसे जाना है। अकेले जो है वो अगर हम बात करें EC काउंसिल की, तो वो ये देखें, ये काफ़ी सारे कोर्सेज आपको ऑफर कर रही है। सर्टिफाइड नेटवर्क डिफेंडर, सर्टिफाइड एथिकल हैकर है, इंटेलिजेंस एनालिस्ट है, फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर है, इंसिडेंट हैंडलर है, लाइसेंस्ड पेनिट्रेशन टेस्टर है, इंक्रिप्शन स्पेशलिस्ट है, नेटवर्क डिफेंस आर्किटेक्ट है, और सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट है। तो आप देखें, मतलब लोग समझते हैं जनरली कि सिक्योरिटी जो है वो एक छोटा सा फील्ड है, तो एक आध कोर्स कर लेंगे तो हम उसमें चले जाएंगे। ये बहुत बड़ा फील्ड है,
और इसमें मेंस इसमें आपका फ्यूचर हो सकता है। लाइक एक बड़ी पॉपुलर जो है वो सर्टिफिकेशन है CEHT, सर्टिफाइड एथिकल हैकर की वर्जन 11 इसका लेटेस्ट आ गया। उसमें उन्होंने क्लाउड कंप्यूटिंग को भी इम्पैक्ट किया है। ठीक है, आप क्लाउड में देखेंगे कुबरनेटिस आ गया, आप डॉकर्स आ गए, इस तरह की चीजें आ गई, इनोवेशन है, मालवेयर थ्रेट्स हैं, IoT एक कंपैरेटिवली बड़ा न्यू टॉपिक है, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है इसकी वजह से, उसमें अटैक्स बहुत ज़्यादा है, उसको भी उन्होंने इसमें इंकॉर्पोरेट किया। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडेज टॉक। थैंक यू वेरी मच पीपल। और अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं। उसके अलावा मैंने कोशिश किया है कि मैं ज़रा स्पीड में ये कर लेता आज, तो लेकिन फर्दर अगर कोई क्यूरीज हैं, कोई डिस्कशंस हैं आप लोगों की, तो यू पीपल कैन रीच मी, माय इंफॉर्मेशन इज एट योर स्क्रीन, यू पीपल कैन कॉन्टैक्ट। जी, थैंक यू वेरी मच। तो क्वेश्चंस हैं तो वो ले सकते हैं। जी सर, चैट में क्वेश्चन है तो आप देख कर लो और देन जी सर, आवाज़ आ रही है? जी जी, अच्छा, चैटिंग में एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि व्हाट्स द बेस्ट सॉफ्टवेयर फॉर हैकिंग और व्हाट अबाउट एंड टू एंड इंक्रिप्शन। ओके, ये क्वेश्चन है और इसके अलावा मैं ज़रा क्वेश्चन देख लूँ फिर अकॉर्डिंगली मैं आपको ज़रा तरतीब दे लूँगा। बेस्ट सॉफ्टवेयर फॉर हैकिंग, बेस्ट सॉफ्टवेयर फॉर हैकिंग, डेटा लीक, लॉस प्रिवेंशन टूल्स, टेक्निक्स और ओके, ये तीन चार क्वेश्चन है। वेल, देयर इज नो बेस्ट सॉफ्टवेयर फॉर हैकिंग। हमने देखा था कि हैकिंग लोग अटैक कहाँ पे करते हैं, तो हमारे सामने तो मेरा ख्याल है कि सैकड़ों के हिसाब से चीज़ें आई हैं जहाँ पे लोग अटैक कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि मैंने वो लेयर 7 का मॉडल देखा था, उसमें कितने प्रोटोकॉल्स थे, कितनी सर्विसेज थी। तो डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ को टारगेट करना चाहते हैं। और फिर हमने ये भी देखा कि देयर आर फेजेस। आप इंफॉर्मेशन गैदरिंग से शुरू करते हैं, स्कैनिंग पे जाते हैं, एनुमरेशन पे जाते हैं, अटैक करते हैं और फिर एक्सेस मेंटेन करते हैं और ये सारा कुछ। तो ये कोई एक ऐसा कोई टूल नहीं है। मतलब हमारे जहन में ये जो चीज़ें होती है ना कि पता नहीं कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे तो किसी की फेसबुक हैक हो जाएगी। देयर इज नथिंग लाइक दैट इन द वर्ल्ड। ऐसा दुनिया में कुछ भी नहीं है। तो ये तो एक पूरा प्रोसीजर है। तो अगर आपने ये वही बात है कि इसकी भी एग्जांपल देता हूँ कि सपोज इफ समवन टू बिकम एन आई सर्जन या कोई और सर्जरी करना चाहते हैं, तो कोई ऐसा टूल नहीं है कि वो आप, कोई ऐसी छुरी नहीं है कि वो आप किसी पेशेंट को मारें और उसका दिल निकाल के बाहर आते हैं और आपकी पूरी सर्जरी हो गई। ऐसा नहीं है कुछ भी। तो हंड्रेड्स ऑफ टूल्स हैं जिनके साथ आपने काम करना है। कुछ टूल्स स्कैनिंग का काम करती हैं, कुछ टूल्स आपको जो है वो बताएंगे कि डिवाइसेस पे ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा चल रहा है, आपको आपके नेटवर्क्स की स्कैनिंग, आपकी सर्विसेज कौन सी चल रही है, प्रोटोकॉल्स कौन से चल रहे हैं, पोर्ट्स कौन सी ओपन है, कौन सी क्लोज है। डेटाबेस के लिए अलग टूल्स हैं, ठीक है, एसक्यूएल इंजेक्शन आप लगाते हैं और तो वो चीज़ें भी पुरानी हो गई हैं। और फिर IoT में आपने करना है तो उसके लिए अलग किस्म के टूल्स हैं। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ टूल्स। कोई एक एक स्पेशल कोई टूल नहीं है। बाकी ये बट वेल यू कैन लर्न दीज आल्स। अगर लोगों ने सीखे हैं तो आप भी सीख सकते हैं। डेटा लॉस प्रिवेंशन के लिए ये बेसिकली वर्ल्ड वाइड अब एक सिक्योरिटी के लिए, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी दुनिया में ये चीज़ इम्प्लीमेंट हुई है और ये फोर्सफुली इम्प्लीमेंट की है। आपने नोटिस किया होगा कि पिछले एक साल से आप जब भी कोई न्यू वेबसाइट ओपन करते हैं तो आपको एक मैसेज आता है कि कुकीज़ को एक्सेप्ट करें लाजमी। और दूसरे नंबर पे ये है कि हम जो भी कोई इदारा है, सपोज अगर वो कहते हैं कि
ऑर्गेनाइजेशन है वो कहते हैं कि इनसाइड जो यूजर ईमेल बाहर भेजते हैं तो वो उसमें कोई क्रेडिट कार्ड का नंबर नहीं लिख सकेंगे, या वट एवर कोई इन्फॉर्मेशन वो कहते हैं सोशल सिक्योरिटी नंबर है, CNSC नंबर है, या कोई उसका एक पैटर्न बनता है इसको, वो कहते हैं ये इस पैटर्न का कोई भी टेक्स्ट जो है वो ईमेल में बाहर नहीं जा सकेगा। या ये मैंने एक एग्जांपल दिया, आप और बहुत सारी एग्जांपल इसमें फिट कर सकते हैं। तो क्या होगा, डेटा लॉस प्रिवेंशन। तो बेसिकली वो जब भी ईमेल बाहर जाएगी तो आपका ईमेल का जो भी गेटवे होगा वहाँ पे वो ईमेल स्कैन होगी, और अगर उसमें कुछ इस तरह का टेक्स्ट जो है वो पैटर्न मौजूद होगा उसको मिलेगा तो वो उसको ब्लॉक भी कर सकता है, वो उसको नोटिफाई भी कर सकता है, वो उसको रिजेक्ट भी कर सकता है, वो एडमिनिस्ट्रेटर को अलर्ट भी कर सकता है। उसकी बेस पे मतलब आप काफ़ी सारे डिसीजन जो है वो ले सकते हैं। हाँ जी, डार्क वेब थ्रू टॉर ब्राउजर, यस ये हमने डार्क वेब की एग्जांपल ली थी, उसके लिए टूल है टॉर ब्राउजर, उसको हम कहते हैं, ये मोजिला ने बनाया। यू कैन स्टार्ट वर्किंग विद इट, बट I must inform you, I must alert you to use Tor browser with care, क्योंकि इसमें हो सकता है आप एक क्लिक के डिस्टेंस पे आप किसी क्रिमिनल के साथ कनेक्ट हो जाए। जी, काली लिनक्स, यस ये किसी ने बड़ा अच्छा उसको किया। काली लिनक्स एक्चुअली एक प्री लोडेड ऑपरेटिंग सिस्टम है विद लॉट्स ऑफ टूल्स, उसमें साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड बहुत सारे टूल्स उन्होंने ऑलरेडी इंस्टॉल किए हुए हैं। आप इसको यूज़ कर सकते हैं, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, आप इसको इसकी USB बना सकते हैं, काली लाइव USB इसको आप बोलेंगे। तो आप USB से बूट करेंगे तो काली ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सामने होगा। उसमें बहुत सारे टूल्स हैं और काली के बहुत सारे ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, नेट पे। काली का अपना जिन लोगों ने इसको बनाया है ऑफेंसिव सिक्योरिटी के नाम से वो बता रहा है, उनकी उनकी वेबसाइट पे ढेरों मटेरियल पड़ा हुआ है और बहुत सारे कोर्सेज भी आपको मिल जाएंगे। तो काली लिनक्स इज गुड थिंग टू स्टार्ट लर्निंग दिस थिंग्स एक्चुअली। अच्छा, इसके अलावा सिस्को आपको फ्री में कोर्सेज ऑफर करवा रहा है और उसको इसके लिए वो सर्टिफिकेट भी देता है। आप cybersysco.com पे जाएं और इनरोल करवाएं अपने आप को, और वहाँ पे आपको फ्री कोर्स मिलेगा साइबर सिक्योरिटी का, IoT का, नेटवर्किंग का, लिनक्स का। तो ये सारे सर्टिफिकेट आप सिस्को से फ्री ट्रेनिंग करके ले सकते हैं। हैकिंग रियल टाइम में मॉनिटर हो सकती है, और सर जो कंट्रीज लाइक US, चाइना जब हैकिंग को मॉनिटर करते हैं कर रहे होते हैं तो ये इसे स्टॉप क्यों नहीं करते? हाँ, ये अक्सर ये क्वेश्चन पूछने में आता है। देखिए, मॉनिटरिंग और चीज़ है और उस मॉनिटरिंग को मैनेज करना वो और चीज़ है, ठीक है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो अगेन इसका जवाब यही है कि मॉनिटर करना और चीज़ है और इसको स्टॉप करना और चीज़ है। और बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं, अब ऐसे नहीं होता कि कोई बंदा साइबर सिक्योरिटी में लाइक वो अलग ऐलान सबके सामने वो कह रहा है कि मैं ये वाला टूल यूज़ कर रहा हूँ और इससे ये डैमेज हो जाएगा। नहीं, वो एक टूल के अंदर दूसरा टूल छुपा हुआ है, एम्बेडेड टूल होती है। तो एक्चुअली जो ट्रैफिक जा रही है वो ऐसे ही लग रहा है जैसे HTTP की ट्रैफिक है, ठीक है, या किसी और चीज़ की ट्रैफिक है, लेकिन उस ट्रैफिक के अंदर कुछ और छुपा हुआ है। तो वो जब डेस्टिनेशन पे पहुंचेगी तो वहां जाके एक्सपोज होगी। तो इट्स क्वाइट कम्प्लेक्स। जब आप इसको थोड़ा स्टडी करेंगे तो चीज़ें आप लोगों की समझ में आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन सिंपल आंसर इसका यही है कि मॉनिटरिंग इज अनदर थिंग और कंट्रोलिंग इज अनदर। हाउ कैन वी प्रिवेंट सच काइंड ऑफ हैकिंग? हाँ, इसके लिए हमने जो है वो ये एक स्लाइड देखी थी ना, ये वाली, कि हैकिंग के लिए भी ऐसा नहीं है कि कोई एक एंटीवायरस आप इंस्टॉल कर देंगे। ये देखिए, आपको मल्टीपल लेवल पे सिक्योरिटी जो है वो चाहिए होती है। अच्छा, ये अगर ये स्लाइड दोबारा मैंने इसको डिस्प्ले पे किया है, इसको हम कहते हैं डिफेंस इन डेप्थ। अगर आप गूगल करेंगे इस टर्म को, डिफेंस इन डेप्थ, तो आपको इसकी पूरी डिटेल्स आपके सामने आ जाएंगी। आपने अपनी डेटाबेसेस को भी सिक्योर करना है, नेटवर्क को भी, कंप्यूटर्स को भी, वाईफाई को भी, वेब एप्लीकेशंस को भी, वेब सर्वर्स को भी, यूजर्स को भी, डाटा को भी, फाइल्स को भी, प्रोसीजर्स को भी, और इन सब चीज़ों को। और फिजिकल सिक्योरिटी भी, ये ना हो जाए कि कोई बंदा है वो आपके सर्वर मशीन ही उठा के ले जाए तो सारा कुछ ही चला जाएगा।
तो ये सब चीज़ों को आपने, कुछ चीज़ें पॉलिसी लेवल की हैं, कुछ मॉनिटरिंग लेवल की हैं, कुछ जो है वो आपको ऐसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने पड़ेंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप ऐसे मैनेज करें। जी, एनी अदर क्वेश्चन? So, okay, it's can we see a password through Wireshark is someone logging through my laptop? Okay, well, very interesting question. तो इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर देता हूँ। आप दो तरह की वेब ट्रैफिक जो है वो यूज करते हैं, एक HTTP ट्रैफिक यूज करते हैं और एक HTTPS ट्रैफिक यूज करते हैं, राइट? तो जो HTTP ट्रैफिक है, अगर उसके थ्रू कोई बंदा आपके लैपटॉप पे वो पासवर्ड लगाता है तो वायरशार्क में वो पासवर्ड आप पकड़ सकते हैं, राइट? और अगर HTTPS के थ्रू उसने लगाई है तो देन वायरशार्क के थ्रू नहीं पकड़ सकते, बट देयर आर अदर टूल्स लाइक की लॉगर्स और समथिंग एल्स, इस तरह की चीजें हैं, वहां से आप वो पासवर्ड जो है कैप्चर कर सकते हैं। एक्सेसिंग द डार्क वेब इज लीगल इन पाकिस्तान। डार्क वेब तो कहीं पे भी लीगल नहीं है, वो आपने अपने रिस्क पे खेलना है। जी, नवीद लतीफ हैं जी, थैंक यू सर फॉर सच एन इंफॉर्मेटिव सेशन, वेलकम। Any free key logger available? Yes, you can ask Google auntie. She will tell you more than one. Mostly are paid well. You always crack the softwares, so इसके भी आप cracks use करें. And remember, first of all, that software will get your passwords. So don't don't log in your social media or any important accounts if that keylogger is installed or enabled at your laptop. उसके लिए आपको कोई एक raw machine arrange करनी पड़ेगी इस तरह के experiments के लिए. Means अगर आप अपने लैपटॉप पे कुछ ऐसे टूल्स यूज करना चाह रहे हैं तो उस लैपटॉप पे फिर आप ये ना हो कि आप अपनी बैंक्स की ट्रांजैक्शंस भी इसी पे कर रहे हैं और अपने सोशल मीडिया के अकाउंट्स, तो वो आपको समझ जाना चाहिए कि वो भी हैक हो गए। उसके बाद इफ पीपल वांट टू रीच मी, तो ये मेरे ईमेल वगैरह हैं, यहाँ पे फेसबुक है, लिंक्डइन है, आप मुझे ज्वाइन कर सकती हैं फॉर फर्दर डिस्कशंस। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. Now it's time for the concluding group photo of day 1 of IEEE Faisalabad Student YP Congress with Sir Zubair Akhtar. So I request all of you to turn on your camera and for a complete concluding group photo for the day 1 of the Congress. I request everyone to turn on their cameras, so that will be a complete pic for the conclusion of day 1. Two rows are still left in the last. If they can turn on their cameras, that would be a great thing. Okay, so we are going to take the snap. Thank you so much. So I'm very thankful to the trigger of IEEE Faisalabad subsection, Sir Zubair Akhtar, for presenting such factual concepts and trends of cybersecurity as well as future certifications in the program. So this is the end of the first day of IEEE Faisalabad Student YPY Congress.